जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपनी सक्सेस पाठशाला में। आइए देखते हैं आज के 2 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले आपके सामने एक मोटिवेशन कोड लिखा है, आप सभी लोग पढ़ेंगे। भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, दम है तो उन्हें पूरा करके दिखा, और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, फिर बोल उस किस्मत को, दम है तो मिटा के दिखा। ये रहा आपकी डिस्प्ले पर आज का पहला क्वेश्चन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सेवाएं किस देश में रोक दी गई हैं? अमेरिका, ब्राजील, भारत, या फिर एक और ऑप्शन दिखा है आपके सामने, अफगानिस्तान में। तो आप सभी लोग जानते हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की। अगर हम इसकी बात करें, इसके पूर्व नाम क्या था, इसका पूर्व में इसका नाम क्या था? तो पहले इसको हम लोग जानते थे ट्विटर के नाम से। किस नाम से जानते थे इसको? बोलो। ट्विटर के नाम से इसको जानते थे, ट्विटर। अगर हम लोग ट्विटर के मालिक की बात करें तो मालिक इसके इस समय कौन है? ट्विटर के मालिक का नाम क्या है? एलन मस्क। ट्विटर के मालिक कौन है दोस्तों? एलन मस्क। एलन मस्क ने। और इस पर प्रतिबंध किस देश में लगा दिया गया है? तो ब्राजील के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्राजील के मुख्य न्यायाधीश डी मॉरिस ने इस पर प्रतिबंध लगाया। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, प्रतिबंध लगाने वाले कौन है? प्रतिबंध किसने लगाया है? यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, ब्राजील के मुख्य न्यायाधीश डी मॉरिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। डी मॉरिस ने यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या कारण रहा इसका प्रतिबंध लगाने का? तो एलन मस्क ने अपनी कंपनी में एक कानूनी प्रतिनिधि नामित करने से इनकार कर दिया। इसके कारण यहाँ के मुख्य न्यायाधीश डी मॉरिस ने क्या लगा दिया? इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद डी मॉरिस ने एक घोषणा और की है, यदि इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, एक्स के उपयोग पर, एक्स के उपयोग पर, उपयोग पर 8900 रुपये, सॉरी $8900 प्रतिदिन का जुर्माना, $8900 प्रतिदिन का जुर्माना लगाए जाने के भी आदेश दिए। यदि आपसे ये पूछा जाए कभी ब्राजील की राजधानी की हम लोग बात कर लेते हैं, तो ब्राजील की राजधानी क्या है दोस्तों, बताइए? ब्राजीलिया यहाँ की राजधानी। ब्राजील की राजधानी की बात करें तो क्या है, बोलो? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों, बोलो? काबुल यहाँ की राजधानी है। और अमेरिका की राजधानी की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार किस राज्य में कुल न्यायिक अधिकारियों में से 72% महिलाएं हैं? ऑप्शन ए केरल, इसके बाद में राजस्थान, दिल्ली, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जिला न्यायिक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसी में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने एक घोषणा की है, जिसके तहत ये जानकारी प्राप्त हुई है कि केरल राज्य में क्या है, सबसे अधिक न्यायिक अधिकारियों में से 72% महिलाएं कहाँ पर हैं? केरल में। अगर हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कितने प्रतिशत हैं? 58% महिलाएं हैं न्यायिक अधिकारियों की बात कर रहे हैं तो। और दिल्ली में कितने प्रतिशत? 66% दिल्ली में है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 54% यहाँ पर न्यायिक अधिकारियों में महिलाओं की संख्या है, ठीक है। और केरल में कितनी है? 72% कहाँ पर है? केरल में। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? भारत मंडपम दिल्ली में हुआ इसका उद्घाटन। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसके अगर हम लोग उद्घाटन की बात करें तो कहाँ पर हुआ है? भारत मंडपम, भारत मंडपम। और कहाँ पर हुआ है ये? दिल्ली में उद्घाटन हुआ है। अगर आपसे पूछा है कभी इसका उद्घाटन करने वाले कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मोदी जी के द्वारा।
मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। और कब इसका उद्घाटन होता है तो ये भी आपको याद रखना है, 31 अगस्त 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। और ये जानकारी इसी में किसके द्वारा जानकारी दी गई है, इसी इसी सम्मेलन को इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने ये जानकारी दी। तो यहाँ पर लिख लेना, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने यह जानकारी दी। डी वाई चंद्रचूड़ ने इस राष्ट्रीय सम्मेलन को क्या किया है, संबोधित किया है। ठीक, तो देखते रहिए आप, इस सवाल का उत्तर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर A4। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा, अमेरिका, चीन, ब्राजील या फिर जापान। तो आप सभी लोग जानते हैं इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कब आयोजित, कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। और ये तीसरा संस्करण है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके पहले संस्करण की, तो इसका पहला संस्करण कब हुआ था, पहला संस्करण किसका, ये इसका सम्मेलन का तीसरा संस्करण है। और पहले संस्करण की हम लोग बात करते हैं तो पिछले वर्ष संस्करण जून 2023 में कब हुआ था, जून 2023 में इसका पहला संस्करण हुआ था। जून 2023 में इसका पहला संस्करण हुआ था। और इस बार तीसरा संस्करण होने जा रहा है कहाँ पर, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कहाँ पर होगा, कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया के। और कैलिफोर्निया में भी कहाँ पर होगा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका आयोजन होगा। स्टैनफोर्ड स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया जाएगा। पहला संस्करण कब हुआ था आप लोग जानते हैं, कितनी तारीख को, जून 2023 में पहला संस्करण हुआ। इस बार अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका आयोजन होने जा रहा है। ठीक है, तो आप याद रखिए। आइए देखते हैं इंडस एक्स के बारे में कुछ और बातें। देखिए, तीसरे संस्करण तीसरा इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या रहा है, सीमा पार रक्षा नवोन्मेष, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए निवेश के अवसरों में बनाना है। और इसमें रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेष में निजी पूंजी निवेश की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं INDUX, इंडस एक्स इंडिया यूनाइटेड स्टेट डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में बात करें तो भारत अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र का नाम है। ये रक्षा नवाचार में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक क्या है, संयुक्त प्रयास है। ठीक है, विश्व वन्यजीव कोष भारत के विश्व वन्यजीव कोष ने भारत में गिद्धों के संख्या का आकलन करने हेतु वल्चर काउंट 2024 नामक एक नई परियोजना कब से शुरू करने की घोषणा की है, 8 सितंबर से, 3 सितंबर से, 7 सितंबर से और 10 सितंबर से। तो अपने इस सवाल का उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, 7 सितंबर से इसकी घोषणा की गई है। कब से शुरू कर, तो इस परियोजना की शुरुआत कब से की जाएगी, तो 7 सितंबर से इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं इस योजना के बारे में, वल्चर काउंट 2024 के बारे में। भारत में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब होती है, 27 नवंबर 1969 को होती है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, भारत में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब होती है, भारत में विश्व वन्यजीव भारत में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 27 सितंबर 1969 को होती है। 27 सितंबर 1969 को होती है। ठीक है, आइए देखते हैं और कुछ बातें इसकी। भारत का सचिवालय यहाँ पर कहाँ इसका सचिवालय भारत में कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में होती है। ये स्थापना इसकी कब होती है, 27 सितंबर नहीं 27 नवंबर को इसकी स्थापना होती है, 27 नवंबर को। सत्ताईस नवंबर को इसकी स्थापना होती है।
WWE की स्थापना अगर वर्ल्ड विश्व में बात करें तो 1961 में होती है, स्विट्जरलैंड में हुई थी। और WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका प्रतीक, WWF के प्रतीक की बात करते हैं तो ची ची नाम का एक विशाल पांडा इसका क्या है? प्रतीक है। ठीक है, इसका मकसद क्या है, इसका कार्य क्या रहता है? पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करना, दुनिया की जैविक विविधता का संरक्षण करना, नवीकरणीय संसाधनों के इस्तेमाल को सुनिश्चित करना और प्रदूषण और अपशिष्ट की खपत को कम करना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, तो अपने सवाल का उत्तर आपने जान लिया होगा। अगला सवाल रहता है आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ बदावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? महाराष्ट्र, कोल्लम, गुजरात या फिर चेन्नई में? तो आप सभी लोग जानते हैं अपने इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? इसके जिला में पालघर में इसकी स्थापना की गई है। तो उत्तर क्या रहेगा अपना? ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कौन से जिले में इसकी स्थापना की गई है? पालघर जिला में। कहाँ पर दोस्तों? तो पालघर जिला में इसकी स्थापना की गई है। आपसे कभी पूछा है इस बदावन बंदरगाह की कुल लागत कितनी आने वाली है? तो 76,220 करोड़ रुपए। कितनी आएगी? 76,220 करोड़ रुपए इसकी लागत आने वाली है। ठीक है, परियोजना, तो सागरमाला परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत इसका किस परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है? सागरमाला कार्यक्रम के तहत, सागरमाला कार्यक्रम के तहत इसका विकास किया गया है। ठीक है, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में स्थित है। बदावन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी बंदरगाह में से एक होगा। इसकी महत्वाकांक्षी परियोजना कौन सी? सागरमाला परियोजना का यह हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए लॉजिस्टिक व्यवस्था में सुधार लाना इसका प्रमुख कार्य है। कैसा बंदरगाह? ये गहरे पानी का बंदरगाह है। हाल ही में दुनिया में पहली बार कितने देशों में फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू किया गया है? तो देखिए दोस्तों, कितने देशों में? 2 देशों में, 3 देशों में, 4 देशों में या फिर 7 देशों में? तो दुनिया में पहली बार 7 देशों में। कितने देशों में? दुनिया में पहली बार। इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? 7 देशों में इसका फेफड़े में कैंसर के टीके का परीक्षण किया गया है। तो सबसे पहले इसका परीक्षण होगा यूके में, यूके के जानूस रैक्स व्यक्ति पर पहला परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण होगा। तो पहले व्यक्ति कौन है? यूके के जानूस रैक्स पर इसका पहला परीक्षण होगा। अगर हम लोग बात करें तो इनकी उम्र कितनी है? 67 वर्षीय जानूस रैक्स पर इसका पहला परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ साथ 7 देशों के, यहाँ पर 7 देशों के 130 व्यक्तियों पर, 7 देशों के 130 व्यक्तियों पर टीका का परीक्षण किया जाएगा। टीका का परीक्षण किया जाएगा। अगर हम लोग इस टीका की बात करते हैं तो इस टीके का नाम क्या है? BNT116। इस टीके का नाम क्या है? BNT116। और इसके निर्माण की अगर बात करते हैं, इसको निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? तो लिख लेना आप, बायोएनटेक के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। यूके के जानूस रैक्स पर पहले व्यक्ति होंगे, जानूस रैक्स पर इसका पहला परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं अगर 7 देशों में, एक तो देश कौन सा हो गया? यूके हो गया। इसके अलावा में कौन कौन से 6 देश हो रहे हैं? यूएसए हो गया एक देश, जर्मनी हो गया एक देश, यूएसए जर्मनी हंगरी, स्पेन, पोलैंड और तुर्की। कुल 7 देशों के 130 व्यक्तियों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। यूके के पहले व्यक्ति होंगे, 67 वर्ष के होंगे, जानूस रैक्स पर इसका टीके का पहला परीक्षण किया जाएगा। कुल 7 देशों में किया जाएगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 कब दिया जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर या 26 जनवरी को कब दिया जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, कितनी तारीख को दिया जाएगा।
अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर डी की 26 जनवरी को, तो इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इस दिन मनाया जाता है। और 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 14 नवंबर की बात करते हैं तो इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो इस दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। और हम लोग 5 सितंबर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो अपने सवाल का सही उत्तर होगा 5 सितंबर को। और इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इसी अवसर पर क्या दिए जाएंगे? पुरस्कार ये दिए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं? 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं 2 अक्टूबर को, तो इसी दिन दोस्तों गांधी जयंती मनाते हैं इसी दिन। और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी इसी दिन मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जयंती। और 2 अक्टूबर को ही कौन सा दिवस मनाते हैं? अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। अहिंसा दिवस भी कितनी तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और इस बार कितने व्यक्तियों को, कितने शिक्षकों को? तो 50 शिक्षकों के ये पुरस्कार दिए जाएंगे। कितने शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे? 50 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। किसके द्वारा दिए जाएंगे? तो भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाएंगे। अगर हम लोग बात करें 5 सितंबर को, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। कभी आपसे ये पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो आप छाप लेना दोस्तों, 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2024 को, देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर 50 शिक्षकों को, कितने शिक्षकों को? कुल 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। ये प्रतिष्ठित समारोह कहाँ होगा? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ये समारोह आयोजित किया जाएगा दोस्तों। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888, इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं ये, और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और द्वितीय नंबर के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद थे। ठीक है, 1954 में इनको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उनका जन्म दिन 5 सितंबर को भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित करने हेतु नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है? राजस्थान, पंजाब, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश ने? अगर हम लोग बात करते हैं इस सवाल के जवाब की, तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो ये कौन है? आपको छापना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं, तीनों बातें आपको बतानी है। उत्तर प्रदेश के हम लोग राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो कौन है? आनंदीबेन पटेल। योगी जी के नाम से जानते हैं इनको, पूरा नाम इनका क्या है? योगी आदित्यनाथ। राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? आप सभी लोग जानते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी।
लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है बोलो, प्रशासनिक राजधानी है। तो अपने सवाल का उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन का कौन सा चरण शुरू किया है। तो आप सभी लोग जानते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो कौन सा प्रोजेक्ट चालू किया गया है, प्रोजेक्ट नमन चालू किया गया है, और कौन सा संस्करण इसका हुआ है, तो पहला ही संस्करण इसका शुरू किया गया है। आपसे कभी ये पूछा है कि भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा इसका क्या किया गया है, प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण शुरू किया गया। भारतीय सेना ने थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सैनिकों की पत्नियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था, कौन सी काम करने वाली संस्था, AWWA, आर्मी वेब्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष। अब ये भी याद रखना है आपको, AWWA की अध्यक्ष कौन है, श्रीमती सुनीता द्विवेदी की उपस्थिति में प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण का यहाँ पर शुभारंभ कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। रक्षा पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहयोग और सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो प्रोजेक्ट नमन का पहला संस्करण चालू किया गया है। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। 6 देशों ने, 4 देशों ने, 3 देशों ने या फिर 2 देशों ने, कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, 4 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए देखते हैं ये चारों देशों के इसके हस्ताक्षर में कौन शामिल रहा है। इन प्रमुख देशों, चारों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यहाँ पर शामिल रहे। इन चारों देशों के नाम कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो भारत शामिल हुआ है इसमें। भारत के साथ साथ श्रीलंका शामिल हुआ है। श्रीलंका के साथ साथ मालदीव शामिल हुआ है। मालदीव के साथ साथ कौन शामिल हुआ है यहाँ पर, मॉरिशस भी शामिल हुआ है। तो कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं CSC पर। CSC सचिवालय की स्थापना के लिए, चार्टर स्थापना के लिए भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस इन 4 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस हस्ताक्षर करने में यहाँ पर इस सम्मेलन में कौन कौन शामिल रहे हैं, इन चारों प्रमुख देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल रहे हैं। हम लोग बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो ये कौन है, अजीत डोभाल यहाँ पर उपस्थित रहे। कौन है बोलो, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल यहाँ पर उपस्थित रहे। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एवं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो बताइए दोस्तों, जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन, इसका उद्घाटन करने वाले कौन है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो आप लोग जानते होंगे किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। कब इसका उद्घाटन हुआ है, 31 अगस्त 2024 को इसका उद्घाटन हुआ है। और उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, भारत मंडपम, नई दिल्ली। उद्घाटन कहाँ, किस स्थान पर हुआ, भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मोदी जी ने एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया है। तो कितने वर्ष पूरे होने पर, 75 वर्ष पूरे होने पर ये किसका हुआ है, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कितने, सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर। ठीक है, भारत में 4 से 5 सितंबर तक पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू होगा, तो नई दिल्ली में शुरू होगा, या हैदराबाद में, या दिसपुर में, या फिर लखनऊ में। तो आप सभी लोग जानते हैं अपने इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, कहाँ पर इसका सम्मेलन, कहाँ पर ये शुरू किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी, प्रशासनिक राजधानी कहाँ पर, लखनऊ में। यूपी की प्रशासनिक राजधानी
लखनऊ में शुरू होगा। दिसपुर की बात करते हैं तो ये असम की राजधानी है। असम की राजधानी है। हैदराबाद की बात करते हुए तेलंगाना की राजधानी है। नई दिल्ली की बात करें तो ये स्वयं नई दिल्ली की राजधानी, किसके बोलो, न्यू दिल्ली की राजधानी है। ठीक। हैदराबाद की राजधानी किसकी, तेलंगाना की। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपको बताना है असम की राजधानी दिसपुर है, और असम के कौन से किस व्यक्ति को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत में प्रतिवर्ष कब से कब तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर, 2 से 8 सितंबर, 3 से 9 सितंबर, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो 1 से लेकर के 7 सितंबर तक भारत में प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, 1 से लेकर के 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। ब्राजील, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड या फिर ईरान, किस देश ने समझौता किया है। तो आप सभी लोग जानते हैं, अपने इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, बी, सऊदी अरब के द्वारा। इसका सऊदी अरब के द्वारा एक क्या किया गया है, भारत और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता किया गया। आइए देखते हैं ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा के बारे में थोड़ी बातें जानते हैं हम लोग। सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं और एजेंसियों के वित्तीय प्रशासनिक, किस लिए काम करती है, वित्तीय प्रशासनिक और तकनीकी कामों का मूल्यांकन करने के लिए एक संस्था है, व्यवस्थित प्रक्रिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा को 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। ये कौन कौन से प्रकार है, वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा, अधिकारियों के साथ अनुपालन की लेखा परीक्षा और प्रदर्शन लेखा परीक्षा। कितने भागों में बांटा जा सकता है इसको, 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। हाल ही में टीम इंडिया ने 70वें अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं, 6, 8, 2 या फिर 5। तो इस ओलंपियाड में किसने, टीम इंडिया ने कितने जीते हैं, 5 पदक जीते हैं, जिनमें से इन 5 पदकों में एक गोल्ड है, मतलब एक स्वर्ण पदक और 4 कैसे पदक जीते हैं, रजत पदक जीते हैं। कौन कौन से जीते हैं, देखिए, एक स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक जीत लिए हैं। यहाँ पर एक स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक जीते। ठीक है। इस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर हुआ, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो आप लोग जानते हैं इसका आयोजन हुआ है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, और ये रियो डी जेनेरियो कहाँ का शहर है, तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ का ये शहर है दोस्तों, ब्राजील का एक शहर है। आइए इसकी और कुछ बातें जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड IOAA एक प्रतिष्ठित वार्षिक प्रतियोगिता है जो दुनिया भर के हाई स्कूल के छात्रों के लिए खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में उनकी प्रतिभा और रुचि को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। आइए देखते हैं 17वां खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड के बारे में। भारतीय टीम ने ब्राजील में आयोजित, कहाँ आयोजन इसका हुआ है, ब्राजील में। कौन सा क्रम का, 70वें क्रम का हुआ है। कुल कितने पदक जीत लिए हैं, तो कुल 5 पदक जीते हैं, जिनमें से एक स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता 17 से 26 अगस्त 2024 तक रियो डी जेनेरियो के पासूरत में आयोजित की गई है। पदक तालिका में भारत कितने स्थान पर रहा है, तो टोटल भारत कौन से स्थान पर रहा है, इसमें 5 पदकों के साथ में 8वें स्थान पर रहा है। हाल ही में कहाँ पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है, तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया दोस्तों, गोवा में लॉन्च किया गया है, कांडला में लॉन्च किया गया, पारादीप में लॉन्च किया गया है, या फिर विशाखापत्तनम में लॉन्च किया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, तो ये गोवा में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, लॉन्च कहाँ पर किया गया है, गोवा में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय
भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस पोत समुद्र प्रताप ये क्या है? तो पहला स्वदेशी रूप से प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ये है क्या? एक प्रकार का प्रदूषण नियंत्रण पोत है। प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसका अगर हम लोग बात करते हैं इसके निर्माण की, तो निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? इसका निर्माण किसने किया है? GSL के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। GSL इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। GSL की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों आइए, ये रहे आज के 15 क्वेश्चन। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी अपनी पाठशाला सक्सेस पाठशाला।